Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and a big old good morning. I am Muzammil Ali Khan. आप देख रहे हैं हम न्यूज़ और सुबह से आगे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। और जिस तरह से इस्लामाबाद में अभी चल रही है बारिश जो कि इस महीने के अंदर होनी ही थी, हमारे पास नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पाकिस्तान के अंदर भी रेन के स्पेल्स मौजूद होंगे और हमारे पास पंजाब के सेंटर में भी रेन्स के स्पेल्स मौजूद होंगे। बट एक और चीज़ है जिसकी बारिश हो रही है जो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है हमारे पाकिस्तानियों को, और हमारे पाकिस्तान को क्यों पसंद है जबरदस्त किस्म की न्यूज़ और मज़ेदार किस्म के चटपटे रिव्यूज़, क्योंकि वी आर द पीपल सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड व्हाई? बिकॉज वी कनेक्ट बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट एंड द वेस्ट टुगेदर। हम वो पॉइंट हैं कि जहाँ पे आके खड़ा होता है महवर हर चीज़ को बांधने का। जो सेंट्रल पॉइंट है वो बनता है पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर। अमेरिका ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमारी सेंट्रल एशियन पॉलिसी जो हमारी इस एरिया से रिलेटेड है उसका सेंटर है पाकिस्तान। सालसी में भी पाकिस्तान सेंटर पे है, तो क्यों ना इस वॉर के डिटेल्स के बारे में भी पाकिस्तान सेंटर पे हो। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12 शहरों पर ताज़ा हमले कर दिए। ये न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी। अब 3 हवाई अड्डों में तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है और ये दावा भी कर दिया गया है कि इन हेलीकॉप्टर्स को और तैयारों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये डील जो मैं पेश कर रहा हूँ, या ये डील जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस पे आए, अगर आप इस पे ना आए तो पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्रिजेस भी शामिल हैं, इन सबको तबाह कर दिया जाएगा। इन्होंने ईरान को अपना हरमुज़ खोलने के लिए एक अदद डील के लिए आज रात तक का वक्त दिया है। ये डेडलाइन जो इन्होंने दे रखी है, इसको इन्होंने कहा है कि अगर फॉलो ना किया गया तो पूरी कंट्री को हम वाइप आउट कर देंगे। आपको भी लग रहे होंगे कि ये वॉर कुछ खत्म होने की तरफ ले जाने का इशारा करते करते जुमले के एंड में आ जाते हैं कि नहीं ये फिर भी नहीं हो सकता या ये फिर भी हो सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए इस तरह के मामलात के ऊपर। हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें माहीन मुस्तफ़ा, द पर्सन हु शुड बी कंसल्टेड रिगार्डिंग सच मैटर्स। तजियाकार भी हैं वो, और हमें सियाटल से आई बिलीव ज्वाइन कर रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम माहीन, हाउ आर यू? Thank you so much, Muzammil. I'm doing great. How are you doing? Well caffeinated and high energy start to my day. Thank you for asking. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, हम ब्रिजेस को तबाह करेंगे, 4 घंटे का टाइम है, मिटा देंगे सारे ईरान को हम। आपको नहीं लगता ये सेंसेशनलाइजेशन जो है थोड़ी सी ओवरबोर्ड चली गई है? दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स पीस मोर देन द रेटरिक। Yeah, you know, I'm not that surprised to hear what Donald Trump is saying. ये इनकी बहुत ही typical rhetoric है. It's very, very inflammatory. It is very bullyish in approach. And interestingly, यहाँ पे जिस तरह interpret किया जा रहा है, mixed messages is something that you'll hear in all of the US media outlets that are saying that on one hand he's saying he's going to demolish all of this, but then he's also okay with doing a deal and is open to negotiation. So he's kind of saying both the things, that the markets are also, the stock markets, as you may have seen, have reacted the same way as well. There is not a clear sign कि ये escalation की तरफ जा रहा है या peace की तरफ जा रहा है या एक ceasefire की तरफ जा रहा है, या ये किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं। But I will say कि next 24 hours till 72 hours will be the most crucial, because सबसे बड़ा जो negotiating chip ईरान के पास है वो है Strait of Hormuz that holds 20% of the world oil supply, and frankly right now they have the world economy by their hands and they know the importance of that. और ट्रम्प जो है he's trying to break through that, और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के थ्रू एक कोशिश हो रही है कि कुछ किसी तरीके का एक डील बने, जो लेकिन अभी सामने नहीं आ रहा है। बिकॉज आई थिंक जो बिग डिस्कनेक्ट है कि ये लोग चाह रहे हैं टेम्पररी सीज फायर थ्रू द इस्लामाबाद अकॉर्ड, और जो ट्रम्प भी चाह रहे हैं टेम्पररी सीज फायर, एंड ईरान इज लुकिंग फॉर समथिंग मोर परमानेंट. दे वांट अ कंप्लीट एंड टू द वॉर एंड द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस. Now, Maheen, my question is, on one side you've got business, on the other side there are civilian lives at stake. ईरान हज़ारों साल पुरानी एक अदद सिविलाइजेशन है. ईरान डैमेज लेना जानता है. Are you thinking कि ये Donald Trump will be able to push Iranians into bending and just succumbing to what Trump has to say? देखिए मुज़म्मिल, सबसे जो एक इंटरेस्टिंग मोड़ है ट्रम्प का भी, वो अभी अगर आप मैं आपको अमेरिकन का जो इनसाइड स्कूप है वो देना चाह रही हूँ कि वो अपने करियर के सबसे लो अप्रूवल रेटिंग्स पे हैं,
और सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये वॉर भी है जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, जो ईरान के साथ किया, क्योंकि अमेरिका के लोगों को उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो था कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गैस प्राइसेस कम होंगी, ग्रोसरी प्राइसेस कम होंगी। अब उल्टा है, $4 से ज़्यादा पर गैलन ऑयल है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है और चलती चली जा रही है और ऑयल सप्लाई के जो इश्यूज हो रहे हैं। तो आई थिंक जो अगर आप नोटिस करेंगे कि ईस्टर के दिन ही ट्रंप ने एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मैसेज दी थी, और अभी जो आप लोगों ने अभी साउंड बाइट प्ले किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इट इन अ वे द अंडरटोन ऑफ दैट इज कि ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से वॉर को एटलीस्ट ऑप्टिक्स के थ्रू शो करें कि इन्होंने विन की है। लेकिन अभी वो उस तरीके का नहीं लग रहा है, मिलिट्रली मे बी, लेकिन असल में अभी ईरान रियली हैज द बॉल ऑन देयर कोर्ट। अच्छा, ईरान हैज़ द बॉल इन देयर कोर्ट नाउ। हमारे पास पीट हेग्सेथ जो हैं, ही इज़ ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ द पायलट हु वाज रिकवर्ड फ्रॉम इरानियन टेरिटरी, और उसका वो हज़रत ईसा के साथ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। वेयर डू यू थिंक द मेंटालिटी ऑफ द वॉर कैबिनेट इज़ राइट नाउ? अच्छा, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। मुझे तो ये डैमेज कंट्रोल रखता है, बिकॉज जो मैसेज ट्रंप ने शेयर की थी ईस्टर के दिन ऑन ट्विटर, जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं, दे वर शॉक्ड टू द कोर कि ईस्टर के दिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं। स्पेशली इन्होंने जो प्रेज टू बी अल्लाह कहा, मेनी पीपल हैड डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट। तो हमें ये लगता है फ्रॉम अ पीआर स्टैंड पॉइंट ये पीट हेग्सेथ का एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल तरीका था टू काइंड ऑफ विन द बेस बैक। लेकिन पीट हेग्सेथ के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो हाउस डेमोक्रेट्स हैं, दे आर फाइटिंग फॉर एन इम्पीचमेंट ऑफ हिज बिकॉज ऑफ द वॉर क्राइम्स जो अभी हो रहे हैं ईरान में। स्पेशली एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई थिंक आप लोगों को भी आप लोगों ने भी कवर किया होगा, कि कह रहे हैं कि सिविलियन टारगेट्स नहीं होने चाहिए, राइट? लेकिन एक कंडीशन है वॉर लॉ में कि अगर मिलिट्री इज ऑक्यूपाइंग दो सिविलियन एरियाज और वहां से अगर फाइट करें तो वो टारगेट हो सकते हैं। तो अभी जो है जो इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशन है कि वॉर क्राइम है क्या नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, और बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर कम्प्लीटली आइंग एंड ऑलमोस्ट ऑन द अटैक विद द 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इम्पीच हो ट्रंप और हेग्सेथ को भी हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया है और इतनी सारी सिविलियन डेथ्स हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, अभी ईरान का इन्होंने एक बहुत बड़ा टेक स्कूल है जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जिसके प्रोफेसर ने अभी एक स्टेटमेंट दी है दैट वी हैव नथिंग टू डू विद द वॉर, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इतनी बड़ी इन्होंने यूनिवर्सिटी को क्यों अटैक किया है। अच्छा, अब ट्रंप को देख लें, इम्पीचमेंट को और 25th अमेंडमेंट को देख लें। आफ्टर लेट्स ड्रॉ सिनारियो वेयर ट्रंप इज इम्पीच्ड, 25th अमेंडमेंट इन इफेक्ट लाई जाती है, उनको उनकी सीट से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट इन लाइन जो नाम है, आपको नहीं लगता वो ज़्यादा हार्डलाइनर्स हैं, वो ज़्यादा प्रो वॉर लोग हैं? हाँ, एक तो मैं आपको पॉलिटिकल रियलिटी, जो एक सैड रियलिटी अमेरिका में है, कि कभी हमने इस तरीके का नहीं देखा है कि एक पार्टी का इतना ज़्यादा स्टेक हो जाए कंट्री के फ्यूचर में, कंट्री की एग्जीक्यूटिव पावर में, कंट्री की लेजिस्लेटिव पावर में। अगर आप अभी हमारा कांग्रेस सेनेट देखें, हाउस एंड सेनेट ऑलमोस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन सपोर्टर्स, एंड सैडली वो रिपब्लिकन्स बिल्कुल लॉयल सपोर्टर हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सो दे डोंट रियली लीन टू विद डेमोक्रेट्स ऑन एनीथिंग। तो इम्पीचमेंट तो मुझे बहुत दूर की बात लग रही है, लेकिन आपका सवाल देने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी की है, पिछले 2 टेन्योरशिप अगर आप देखें तो काफ़ी हार्ड लाइनर्स आ गए हैं, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर डेमोक्रेट्स टू रियली वेक अप एंड हैव देयर अलार्म बेल्स रिंगिंग, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका आगे जा रहा है, it's very concerning to an average American citizen who's paying their taxes and they're kind of seeing where the money is going. Right. All right, let's talk a little bit about the business aspect of all of this. Do you think कि जो ईरान ने डील ऑफर की है एलाइज को कि आप अपने जो क्या है वो ट्रेड रूट्स गुजार लें हॉर्मुज़ के अंदर से और हम आपको नहीं रोकेंगे, बशर्ते आप डॉलर्स में ट्रेड ना करें, आप हमारे साथ हमारी मर्जी करेंसी में ट्रेड करें, ट्रंप इज थ्रेटन्ड बाय दैट मूव? अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। अगर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें ट्रंप की, एक बात आई थी अबाउट सेटिंग टोल्स। तो एक रिपोर्टर ने उनको बोला कि ईरान के जो लोग हैं वो टोल सेट कर सकते हैं जो अंदर आ रहे हैं अपनी शिप्स लेके एंड गुजर रहे हैं। उसके जवाब में ट्रंप ने कहा
टोल्स तो हमें सेट करने चाहिए. मतलब आई फेल्ट लाइक ही हैड एन aha moment when that reporter said that, क्योंकि he's like we can set those tolls and create profit out of it. लेकिन in terms of our business और profitability की बात कर रहे हैं, अभी ये जो war हो रही है, it is probably the most profitable thing for the weapon makers. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये डेफिनेटली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये बिल्कुल बहुत प्रॉफिटेबल रही है. मुझे ये बताएं कि अमेरिका में आप इस वक्त हैं, आप सिएटल में मौजूद हैं और इनसाइडर बाइट्स आपके पास मौजूद हैं. इनसाइडर बाइट्स के मुताबिक, इनसाइडर स्कूप्स के मुताबिक चाइना के बारे में इस टाइम पे इंटरनली अमेरिका के अंदर क्या सेंटिमेंट चल रहा है और क्या थॉट चल रही है? देखिए चाइना के मुतालिक तो there many different things, right? Like in a way एक बड़ा थ्रेट समझा जाता है from a business standpoint, from rare mineral occupation standpoint. एक war to the moon अभी जैसे जा रहे हैं हम, आपने सुना होगा about the Armistice mission that's gone to the moon. I almost felt like this was in a way beating China कि हम पहले कर लें before China even thinks in that direction. I think right now front and center is Iran and what's happening in the next 24 to 72 hours. Especially Strait of Hormuz का जो सबसे ज़्यादा supply करने वाला oil कौन सा country है, उसमें चाइना का नाम आता है. So there are many reasons why I think it all boils down to Strait of Hormuz, which is like I said earlier कि negotiation chip हो गया है ईरान के लिए as a very important one as they play on Trump and let's see how it plays out. Now, the world knows United States of America versus China. Big war, even on the trade front going on, power dynamics, global politics, geopolitical scape पे हर तरीके से China versus America एक अदद intense situation है. Do you think कि Trump के interest में है Strait of Hormuz को बंद रखना and deliberate prolong किया जाएगा इस चीज़ को just to make sure कि China faces the brunt? I don't think so, and the reason is again I'll go back to his career low approval rating. People don't want this war to be longer than it already is. एक बहुत बड़ी No Kings rally all over US होती थी, अब वो पूरी globally होने लगी है. By No Kings they mean No Trump. And उसको देख के I'm sure Trump got a little shook as well. He would want the temporary ceasefire. He would want to just get out of there. And I think that the Strait of Hormuz is the reason why he's like, okay, what should we do right now? But he has to make sure that his troops are out. They're not. Right. The biggest criticism of this war is the reckless use of American troops and the reckless use of American taxes. Right. Right? All For right. an average American who is struggling to pay we all agree. We all agree with the fact that the war should stop. And Maheen, it was lovely talking to you. Unfortunately, we're a little short on time. हमें एक break की तरफ जाना है. We will keep in touch with you and inshallah ताला हम आपसे ज़रूर दोबारा से आएंगे, आपको तंग करेंगे और हम दोबारा से इस चीज़ के बारे में व्यू लेंगे. Viewers, on the other side of the break, a whole section is lined up with interesting news and some details about आपके बच्चे किस तरह से फ्यूचर में जाते हुए अगर स्कूल से एब्सेंट होंगे तो उन पे इफेक्ट्स पड़ेंगे. Stay tuned, we're going on a short break and we'll be right back और मुझे ज्वाइन करेंगी आयशा यूसुफ. हेलो एंड वेलकम येट अगेन. मैं मुज़म्मिल अली खान, मेरे साथ आयशा यूसुफ. और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे साथ होंगी मौजूद और इनके साथ चलती रहेंगी मज़ेदार किस्म की बातें और ये करते रहेंगे मज़ेदार किस्म की रोस्टिंग मेरी जो ये यूजुअली शो के बाद करती हैं, सामने नहीं करती. और फिर जब मैं इसको मेंशन करता हूँ ऑन एयर तो हंसना शुरू हो जाती है, नाक में से हल्का हल्का एक्सहेल करते हैं. अच्छा देखिए, अभी तक इन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं लेट क्यों हुई हूँ. लेट हुई हूँ मैं बारिश की वजह से. जनाब, इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन रात से हम कह सकते हैं कि बारिश चल रही है और वैसे तो बड़ा सुहाना मौसम लग रहा था आते हुए, लेकिन साथ टेंशन भी थी कि बड़ी देर हो चुकी है, मैं वक्त से पहले नहीं पहुंच पाई हूं, जो मुझे तैयार होना पड़ता है. बट फाइनली आई एम हियर. तो अगली खबर जो है वो भी बारिश के बारे में है. एंजॉय करते हैं वैसे आप बारिश को इस्लामाबाद में जब होती है? मैं इस्लामाबाद में एंजॉय करता हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूं, प्लीज जो हमारे बाइकर्स हैं और जो फैमिलीज बाइक्स पे होती हैं, बारिश में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सिंस आप लोग सारा टाइम सड़कें बना ही रहे होते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि बारिश में वो बच के साइड पे सड़क से उतर के खड़े हो जाएं. ब्रिजेस के नीचे रश लग जाता होता है. ये एक अच्छा आपने मशवरा दिया बाय द वे, क्योंकि आप बनाते ही रहते हैं. क्योंकि मेरे जो लेट आने की वजह ना वो भी एक कंस्ट्रक्शन की वजह से हुई थी. बहरहाल जी, इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है. अगर कराची की बात करें तो वहां पर रात गए बारिश हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि फोरकास्ट है कि और बारिश भी हो सकती है कराची के अंदर. और जहां जहां बारिश हुई उसके बारे में बता देते हैं कि कोरंगी, लांडी, क्लिफ्टन में बादल बरसे हैं. और महमूदाबाद की बात करें, गुलशन मेमार और गुलशन हदीद में भी बारिश हुई. और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत भी कर दी है, जो कि वो इससे पहले भी करते आए हैं. और कराची के अंदर ऐसा
हो चुका है। अब देखें ये बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है, महदूद कर दिया जाता है जितने भी कराची के शहरी हैं या फिर जितने भी सिटीजन होते हैं कि भाई अगर वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो सी व्यू जाना चाहते हैं, वो दो दरिया जाना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि भाई आप ना निकलें, इट्स बेटर, अदरवाइज कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर शायद और काम किया जा सकता है, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड, क्योंकि सारा मुल्क इस वक्त टेंशन में है। हमारे पास ज्यादातर जो लोग हैं वो या डेली वेजेस पे या मंथली बेयरली दे ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में पेट्रोलियम की मसनूआत और इनकी कीमतों के अंदर इजाफे के खिलाफ एक अदद एहतजाज की कॉल दे दी है, और ये कॉल JUIF जो कि है उनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये है पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड और इनकी कीमतों में इजाफे के बारे में हर फर्द जो इस वक्त टेंशन का शिकार बना हुआ है उनकी चीजों को मद्देनजर इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि हम सभी मुतासिर हो रहे हैं महंगाई की वजह से। बट एक मामला जो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड दैट इज कि ये प्राइसेस पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन JUIF की तरफ से अब ये फैसला किया गया, इसके ऊपर हम गवर्नमेंट का स्टांस जानेंगे। इसके साथ साथ JUIF कहती है कि एक और मामले के ऊपर एहतजाज किया जाएगा, दैट इज घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर और 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी पर पाबंदी समेत जो दीगर खिलाफ शरीयत कवानीन बनाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, ये भी उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। और एक और जो मामला जिसके ऊपर हमने कुछ रोज़ पहले बात भी की थी कि एक नया फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जो बीवी है उसको 50% 50% तक आपको एसिड के अंदर, लेकिन उनके अंदर ऐसा बड़ा क्लियर बड़े मजे की डिस्कशन हुई थी कि पोस्ट मैरिज जो प्रॉफिट्स होंगे तो जारी बात है उसमें, लेकिन वो उसको कहने के खिलाफ शरीयत है तो उसके ऊपर एहतजाज करना है। महाराज जी हम नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे। एट द सेम टाइम हमारे पास एक और खबर भी है जो PTI और खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक है, उसके ऊपर भी जानेंगे कि इख्तियार वली खान साहब जो हैं जो कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके अंदर काफ़ी तनकीद उन्होंने की है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे, चाहे वो सुहेल आफरीदी साहब हो या फिर एक और मामला वो ये कि मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम सामने आया, और वो नाम खबर बहुत मजे की, खबर बहुत मजे की है। बुशरा बीबी साहिबा के ड्राइवर को जो कि है ना वो जगह दे दी गई है। अब यहाँ पे आता है वो काम कि जो है हम सारों की पसंद का, और वो क्या है कि इस बात की गहराई तक जाना और ओपिनियन लेना। अच्छा तो कहते हैं एतराज क्या है, वो देखिए वो 30 साल से ज्यादा होने चाहिए, सादिक और अमीन होने चाहिए और ना वोटर होने चाहिए। बालाजी इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक दुआ है आपकी। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आई होप आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी और फुल अपनी एनर्जीज के साथ आप वापस आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है। तो ज़रा बताइए कल इतना गुस्सा क्यों आ रहा था आपको, स्पेशली अगर मैं PTI गवर्नमेंट की, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात करूँ तो आप कहते हैं कि वो तो नाम नेहाद चीफ एग्जीक्यूटिव है KPK के। अच्छा ऐसा है कि आयशा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना उसको खुद ये नहीं कहना पड़ता कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव। मैंने दुनिया में कभी किसी ब्रांडेड CEO को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं CEO, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ये बेचारा जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाता है, कहीं छोले खाने में बैठ जाए, कहीं पकोड़े समोसे खाने में बैठ जाए, उधर भी लोगों को कहता है कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसका मतलब ये कि इसको पता है कोई वो टेम्पररी टाइप या वो कोई आरजी टाइप वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये पक्का नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली नहीं है। मतलब आप पेशावर से लाहौर तक जा सकते हैं अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, आप पेशावर से कराची जा सकते हैं, और पेशावर से रोज, बल्कि आप तो इस्लामाबाद में आपने डेरे डाले हुए हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, अडियाला जेल के सामने जाओ, अलीमा बाजी को खुश करो, नौरीन बाजी को खुश करो, फिर उनके ड्राइवरों को खुश करो, ये एक लंबा सिलसिला है। लेकिन आपके अपने सूबे में 5-5, 6-6 लोग एक धमाके में मरते हैं, 12-13 लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं, आपको नजर पढ़ने की तौफीक तक नहीं होती। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव कैसा है? फिर तो मैं कहूंगा कि या तो आप लंडे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या फिर आपको नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, तो फिर राब्ता करें हमारे साथ, हम आपको नमाज जनाजा पढ़ना सिखा देंगे। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेटली मतलब ये हरकतें जो हैं ये ठीक है। इख्तियार साहब, आपको नहीं लगता कि वाज इट द राइट टाइम टू डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिकॉज हम सब जानते हैं कि इस वक्त खित्ते की क्या सिचुएशन है, दुनिया की क्या सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उस पर तनकीद इसलिए की जा रही है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, एक नया फ्लक्स जो है महंगाई का वो आवाम के ऊपर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि फोकस गवर्नमेंट का भी उन मामलात के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि जो ऑपोजिशन है या फिर एक सूबे का वजीर आला क्या कर रहा है? ये जरूरी इसलिए था बिकॉज पूरा सूबा जो था, सूबे के लोग इस पर नाराज हैं, और जो बनू में जनाजा हुआ, इज्तिमाई जनाजा हुआ उन मैयतों का, जस्ट इमेजिन अबाउट द पीपल। इसमें एक फैमिली ऐसी थी जो डॉक्टर साहब थे, उनकी आधी फैमिली इससे पिछले धमाके में फौत हो गई थी और आधी फैमिली इस धमाके में फौत हो गई, और सब लोगों के सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट फार फ्लंग एरिया है, वहां के लोगों के जज्बात मरकज तक या आम लोगों तक पहुंचने में बड़ी देर लगती है। तो दैट्स व्हाई जिन महाजों पर हम लड़ रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उन महाजों के होते हुए अगर वजीर आला जाकर बाजोड़ में जलसा कर सकते हैं, इस्लामाबाद में सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, 9 अप्रैल की कॉल दे सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमें भी उन चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप गलत क्या कर रहे हैं। जो आपकी असल ड्यूटी है वो क्या है। 1300 करोड़ रुपए, मतलब मीनवाइल अगर आपने देखा 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज ने जहाज खरीद लिया। मेरा मौकफ ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने जहाज खरीदे वो तो एयरपोर्ट पे खड़ा है। अब आपने 13 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया है जिसका कोई सिरे से कोई निशान ही नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मतलब मैं आपकी इसी बात पे थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है या फिर लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर द पर्सनालिटीज जिनसे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? ये किसकी गलती है? क्या ये ऊपर के हाथ की गलती है या ये इनकी अपनी गलती है जिनको आप मेंशन कर रहे हैं? मैं नैब को तो मैंने कहा है कि ये लोग सत्तू पे कर सोए हुए हैं। नैब वाले? नैब अगर अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा होता तो यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा में करने का इतना काम है, इतना काम है। गुज़श्ता 15 साल का ऑर्डिनेंस और नैब के कवानीन में जो तब्दीली की गई इस गवर्नमेंट या पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद नैब के कुछ पंजे रह गए हैं जिनसे वो हाथ डाल सके करप्ट अनासर के ऊपर। बिल्कुल डाल सकते हैं। ये तो अगर मतलब ये है कि ये जो अभी 1300 करोड़ रुपए का मैंने जिक्र किया, ये रमजान पैकेज ये पब्लिक तक नहीं पहुंचा। इससे पहले आपने वादी तीरा का मुकदमा लड़ा था, मैं आपके साथ शो में भी बैठा हुआ था। वो तकरीबन कुछ 400 करोड़ रुपए निकाले गए हैं खजाने से, जिसमें लोगों तक 80 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे हैं और 325 करोड़ रुपए गायब हैं। 500 करोड़ रुपए उससे पहले निकाले गए थे बाजोड़ की रिहेबिलिटेशन के लिए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। 708 अरब रुपया हमने इनको दिए हैं कबायली अजला की तरक्की के लिए। कि जब इस तरह से इल्जामात लगाए जाएं तो फिर उसका सबूत भी होना चाहिए। आपके सबूत की बिना पर बात कर रहे हैं कि आपके पास सबूत, सारे गवाह या प्रूफ्स जो होने चाहिए वो मौजूद हैं, या फिर आपकी ये ऑब्जर्वेशन है कि वो कहाँ गए, वो लगे क्यों नहीं पैसे, वहां से मिले थे तो वो कहाँ चले गए पैसे? देखिए, पैसे वो होते हैं कि जो लोगों को मिल जाते हैं, कहीं से तो कोई आवाज आ जाती है ना, कोई तो कह देता है कि हमें मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो भी नहीं है। सेकेंडली, मैंने इनके मिनिस्टर्स को चैलेंज किया, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो आए, शफी जान साहब, वो बैठे, उनको मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए। उन्होंने उसको दुरुस्त भी तस्लीम किया और कहता है कि हमने ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं, मैं इसका सारा हिसाब किताब लेकर आऊंगा। वो दिन और आज का दिन, उसको तकरीबन 2 महीने हो गए। तो मतलब कोई मतलब वो है ही नहीं। वो खुद मानते हैं, ये अपनी निजी महफिलों में मानते हैं कि हमने जो उनके खिलाफ चार्जशीट हम देते हैं। इख्तियार साहब, मसला ये है कि निजी महफिलों की बातें जब टीवी पर आती है ना, तो फिर वो सारी जमातों की आती हैं। वो हमें फिर वो नून लीग की भी याद आती है। बड़ी पुरानी बात मैं कर रही हूँ, अभी की बात नहीं करी। खैर, मैं जरा मौलाना फजल रहमान साहब और JUI
नहीं, JUI फे, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ बाकी इश्यूज को भी हम कवर कर लें। JUI जी। फे भी अब कह रही है कि वो एहतजाज करने के लिए तैयार है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर, और जो चंद और जो पॉइंट्स बताए हैं कि जी जो एक नया फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि 50% जो एसेट्स हैं वो बीवी के नाम करने पड़ेंगे, और फिर 18 साल से कम उम्र शादी के बारे में, ट्रांसजेंडर, घरेलू तशद्दुद के बारे में, इसके पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, या कोई बातचीत मुतवक्के है JUI फे के साथ या फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना साहब, जो मौलाना साहब है ना, इज क्वाइट अ रीजनेबल पर्सन। वो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है। वो कोई किसी हादसे की पादाश में पैदा होने वाली कोई जमात नहीं है, और किसी हादसे में बनने वाले वो कोई देखिए लीडर नहीं। इख्तियार साहब, हादसे में बनने वाली चीज़ों की बात करें तो पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो वो तमाम तर निशानात हैं जिनके ऊपर ठप्पे लगाने हैं, उनमें से काफ़ी सारे आपको उठा के साइड पे रखने पड़ेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है फिलहाल के जो JUI फे आ रही है ये अपना एजेंडा लेके स्ट्रीट्स पे, इनमें से कितने ऐसे एजेंडाज हैं जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल हैं, कि एक्शनेबल हैं, और क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? बिकॉज अगर हम देखें PTI की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल दी जाए तो उसके खिलाफ एक गवर्नमेंट का पूरा एक रद्द अमल होता है। हम एज जर्नलिस्ट ये जानना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि दूसरी साइड से JUI फे जो अपना काम करना चाह रही है, क्या ये उसके पैरेलल है या ये उसके किसी और डायरेक्शन में और उसको और तरीके से ट्रीट किया जाएगा? जी, मैं आपको यही जवाब दे रहा था, लेकिन मैंने उससे पहले मौलाना साहब की थोड़ी तारीफ कर दी और आपने मुझे टोक दिया। नहीं, आप दोबारा तो कीजिए, मौलाना साहब आप दोबारा तारीफ कीजिए मौलाना की, कोई मसला नहीं है। मैंने जितनी कर ली उतनी काफी है। इनफैक्ट मौलाना साहब जो है वो उनका अपना एक इस्लामी नुक्ते नजर है, और ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हम समझते हैं कि जो कवानीन पास हुए हैं वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने और इस्लाम का जो यहाँ पर कानून साजी से पहले एक शूरा है, एक तरीक़ाकार है, उसने उसको मंजूर किया है, पास किया। वो खिलाफ शरीयत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी रिजर्वेशन है। सो अगर वो जितने भी सख्त गिर मौकफ क्यों नहीं रखते हो, बट आई बिलीव कि आप मौलाना साहब को बिठा सकते हैं, वो बैठ जाएंगे, वो या आपको कायल कर लेंगे या खुद कायल हो जाएंगे। मैं ना मानू वाली बात नहीं। अच्छा, वैसे इख्तियार साहब, आपको पता है ना कि वो थोड़ी सी नाराजगी भी है उनकी जमात के अंदर। मुझे याद है वो कामरान मुर्तज़ा साहब से हमने इंटरव्यू किया, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारी ट्रांसमिशन में आए थे, तो उनकी तरफ से भी यही बात की गई कि जब ज़रूरत पड़ती है ना गवर्नमेंट को, तो फिर सारी मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, बार बार आनियाँ जानियाँ भी होती हैं, और जब एक मरतबा काम निकल जाता है, 26वीं तरमीम पास हो जाती है, तो उसके बाद भूल जाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती। तो इस सिलसिले में बातचीत हो गई है, नहीं हो गई उनसे? नहीं, ये खैर ये वो नाराज किसी और बात पर हो जाते हैं, और तस्करा किसी और बात का हो रहा है, बहाना कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उनके बीच में फासले इतने नहीं है, कभी नहीं रहे। गुज़श्ता कई एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, तो हमारे उनके बीच में इतने फासले, वी कैन डिस्कस द थिंग्स एंड वी कैन डिसाइड द थिंग्स वेरी इजीली, वेरी सॉफ्टली, वेरी स्विफ्टली हो जाए। एक चीज पर भी कमेंट कर दीजिए, वो जो सेनेट की नशिस्त पर बुशरा बीबी के ड्राइवर का नाम आया है, उसमें कोई मसला नहीं है ना? गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए, इट्स फाइन, वो पाकिस्तानी शहरी है। मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आयशा आपको भी नहीं है, आपकी टीम को भी नहीं, आप दोनों को नहीं है, मुझे भी नहीं है। हो जाए, ये अगर हो या ना हो वो मसला नहीं है ना, गवर्नमेंट को है या नहीं, ये जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इख्तियार साहब, मैं गवर्नमेंट का मूड जानना चाह रही हूँ ना कि इसके ऊपर बात की जाएगी आने वाले दिनों में या नहीं। ये होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूँ कोई खानसामा वगैरह अगर हो तो उसको भी ले, ठीक है, ये हो जाए, कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये उसमें सब कुछ हो सकता है, हैपनिंग पार्टी, और वहां पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है। बुशरा बीबी का ड्राइवर, केयर टेकर्स भी तो देखे है ना, वो भी फिर असेंबलियों तक पहुंच गए थे किसी बड़ी जमात के। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार साहब। इख्तियार अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। वो कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, कोई खानसामा भी हो तो उसको भी आना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। अगर आप 30 साल से आपकी उम्र ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, अगर आप लाइन से पूरे आते हैं, आप सादिक और अमीन है, तो आप आ सकते हैं। अच्छा, अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बाकी का मजाक करेंगे हम आके ब्रेक से वापस जानना है। एक ब्रेक की तरफ साथ रहिएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जब भी दुआ मांगना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मांगनी है वो अपनी सेहत मांगनी है। तो एक तो सेहत हम अल्लाह से मांगते हैं, दूसरा ये कि दुनिया के अंदर जो ज़राए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हुए हैं। अब मैं क्यों बात करी हूँ सेहत से मुतालिक, क्योंकि आज आलमी यौम सेहत दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसकी थीम 2026 की है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, यानी कि साइंस के साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड इन हैंड, ताकि हम अपनी भी सेहत का ख्याल रख सके, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सके। एट द सेम टाइम इसमें एनिमल्स का भी जिक्र किया गया है और क्लाइमेट का भी जिक्र किया गया है। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सारा सईद खुरम, जो कि CEO सेहत कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों के पास अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैम आपको वेलकम करते हैं इस शो के अंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए और आपके इस मिशन की अगर बात की जाए तो आप पाकिस्तान को किधर देखते हैं कि हेल्थ स्पेसिफिकली? मेरे नज़दीक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी अपनी वालदा ने इस पर बहुत अरसा काम किया है। तो आप किधर देखते हैं पाकिस्तान को और क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, और ये मिशन जो है ये पाकिस्तान को किस तरह से एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हेल्थ एक प्रिविलेज की तरह लिया जाता है कि अगर आप पैसे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एक गरीब तबके से हैं तो शायद वह क्वालिटी हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी बहुत सारे लोगों की बाहर है। तो हेल्थ एक बेसिक राइट है, सबका हक है। और जैसे इस वर्ल्ड डे की थीम है टेक्नोलॉजी, तो जिस कंपनी को मैं लीड करती हूँ सेहत कहानी, उसका मकसद ये है कि हमारे दूर दराज इलाके जहाँ पे पेशेंट्स के पास फिजिकल डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते और 70% मुल्क जो कि एक रूरल एरियाज़ में बेस्ड है, वहाँ पर सिर्फ 15% ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑफ टोटल काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ तक लोगों तक क्वालिटी डॉक्टर्स या क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं पहुँच पाती। तो हम टेली मेडिसिन के ज़रिए वो क्वालिटी हेल्थ केयर पहुँचा रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स को इनेबल कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा तबका उन खवातीन डॉक्टर्स का है जो शादी के बाद काम नहीं कर पाती, विच बिकम डॉक्टर बहूज। सो वी आर कन्वर्टिंग डॉक्टर बहूज इनटू टेली मेडिसिन डॉक्टर्स जो कि इन इलाकों में काम कर रही हैं। लेकिन जब हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो दुनिया भर में अब वो बहुत इवॉल्व हो चुकी है। तो कुछ चीज़ें जो सेहत कहानी ने शुरू की हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने बाहर से लिए हैं कि अब AI बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है डॉक्टर्स को टू कट डाउन देयर डॉक्यूमेंटेशन टाइम। हम भी एक ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं, एक एजेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है हमी, जो कि पेशेंट की सारी हिस्ट्री ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन और वो एक डॉक्टर को एक नोट बना के दे देता है। जब डॉक्टर पेशेंट से बात करता है तो दोबारा से शुरू नहीं करना। आई रिमेंबर हमने पहले भी जब सेगमेंट किया था इसके ऊपर, आपके साथ ही सेशन हुआ था, तो वो पूरी डिटेल हमने डिस्कस की थी और विच इज़ कमेंडेबल आप जो काम कर रही हैं, स्पेशली कोविड के दौरान जितना काम किया गया। एंड देन हम विमेन लीडर अवार्ड्स के अंदर डॉक्टर सारा को अवार्ड भी दिया गया, वो भी मुझे याद है। डॉक्टर सारा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें, प्राइवेटली तो काम किया जा रहा है, इंडिविजुअल जिन्होंने अपने एक एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर सामने आए हैं, अपने स्टार्टअप शुरू किए और माशाल्लाह जैसे आप हैं आप कामयाब हुए। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको इंटेंट और उसके बाद इनिशिएटिव्स इस सिलसिले में नज़र आते हैं कि हेल्थ सबका हक है, सबको मिलनी चाहिए और आसानी से मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमें नज़र आता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमने भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टेली मेडिसिन सेंटर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं जाता, वहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लेना और अपने डॉक्टर डॉर्मेंट यानी जहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे उन BHUs में, कराची में और इस्लामाबाद में टेली मेडिसिन के ज़रिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम करके इनिशिएटिव लेना इज़ अ बिग थिंग। और जहाँ तक आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट की भी एक कैपेसिटी है, वो इतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। सो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हों। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब हेल्थ केयर की बात की जाती है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे प्राइवेट लेवल पे हो, हमारे लिए हेल्थ का मतलब अभी भी समझा जाता है वो बड़ा सफ़ेद अस्पताल जहाँ पे पेशेंट जाता है और वहाँ पे मरीजों की लाइन लगी होती है। लेकिन हमने असल में अगर अपने मुल्क की हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो हमने पेशेंट को उस बड़े अस्पताल जाने से रोकना है, यानी कि हमने प्राइमरी केयर पे काम करना है। और पूरी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज प्राइमरी और प्रिसिशन केयर पे काम कर रही है। तो हमने प्राइमरी केयर में लोगों के घरों और
मोहल्लों में वो डॉक्टर्स पहुंचाने हैं कि उनकी जो बीमारियां हैं वो एक इनिशियल लेवल पे रुक सकें। आपने मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की बात की, क्यों होती हैं वो बीमारियां? क्योंकि औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिलते, बच्चों को एज 0 से एज 5 के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिलते और उनके जो अच्छा मसले डॉक्टर होते साहब, हैं वो उसके बढ़ते लिए चले जो जाते आम लोग हैं, जो सबकी ज़रूरत है ये, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, सबकी ज़रूरत है ये, हमारी कौम जो है कितने परसेंटेज ऐसी होंगी जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जो कि इजीली टेक्नोलॉजी और फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? एट द सेम टाइम एक मिसट्रस्ट जो है ना वो भी होता है कि भाई ऑनलाइन बात करेंगे, पता नहीं सामने वाला डॉक्टर है भी या नहीं है। जब तक सामने बैठकर ना डॉक्टर से डॉक्टर साहब कह के बात नहीं करेंगे ना, या डॉक्टर साहिबा कह के बात नहीं करेंगे, तब तक तसल्ली भी नहीं होती। तो ये वाला जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि फिजिकली जाकर अब जब तक नहीं मिलेंगे डॉक्टर से, इसको भी तो चेंज करने की ज़रूरत है, और ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता है स्पेशली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। नहीं, देखिए हमारे यहाँ 49% to 50% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। अब जिसके पास स्मार्टफोन है वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी एक ऐप हो, वो तो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर, वरना फिर वो स्मार्टफोन कैसे यूज़ कर पा रहे हैं और स्मार्टफोन्स कैसे बिक रहे हैं। हम एक यंगर पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ एज 18 से 30 की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और ये वो सारे लोग हैं जो आज नहीं तो कल स्मार्टफोन पे आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे आ More than जाएंगे। 60% देखिए है, हेल्थ केयर यूज़ करने का तरीका बहुत ईजी है। आप टिकटॉक पे हम वीडियोस बनाते हैं, वो लोग देखते हैं, उससे अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इन द कमिंग ईयर्स, कम से कम लोग डॉक्टर्स को फिजिकली दिखाएंगे और ज्यादा लोग टेलीमेडिसिन पे आपका ये जो आएंगे। आपका ये जो पैगाम है कि ये कि किस तरह से ये चीज़ जो कि है वो आएगी वाइडर ऑडियंस तक और वाइडर सोसाइटी तक, ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट है। ये जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस रिलेटेड के आपका पोलियो की अवेयरनेस का डे हो गया, या जिस तरह से अभी सेहत की अवेयरनेस का, सेहत के मसलों की अवेयरनेस का डे है, आप एक्शनेबल इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स के बारे में बात कर रही हैं। क्या ये डेज सेलिब्रेट करना एक्शनेबल इम्प्लीमेंटेबल स्टेप है? कोई इसका रिजल्ट आता है या दिस इज समथिंग आम आदमी की जिंदगी पर आम कोई असर आदमी की पड़ता है जिंदगी में कोई असर पड़ता है? अगर आपको किसी भी मसले के बारे में बात करनी है, अगर आप उस मसले को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो वो किस तरह सॉल्व होगा? आज अगर हमें वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक आम इंसान को इफेक्ट करेंगी। अगर इनमें से एक भी बात उनके बिजी डे में से वो कर लें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो इन दिनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इन दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए और इन दिनों को यूज़ करते हुए इन इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर बात करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें इस साल की थीम जो है वो साइंस से रिलेटेड भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें सम टाइम्स साइंस मैनिपुलेट होती हुई भी नज़र आती है, और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ह्यूमन जीनोम का इस्तेमाल करने में या ह्यूमन डीएनए को मैनिपुलेट करने के अंदर। मुझे एग्जैक्टली वो टर्म्स आती नहीं है बिकॉज आई एम नॉट दैट लिटरेट इन मेडिकल टर्म्स। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करिए मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जो करप्शन की जाती है, और कुछ नाम भी अभी पिछले दिनों हमने देखा, जैसे एप्स्टीन फाइल के अंदर सामने आए, बहुत बड़े बड़े साइंसदान, बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट या ना बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए थे। मैनिपुलेशन भी तो है ना। कॉर्पोरेशंस के हेड्स थे। देखिए बिल्कुल ऐसे वाक़यात होते हैं, और जैसे जैसे साइंस बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, जब कोई भी चीज़ अपने टाइम से ज़्यादा जल्दी तरक्की करती है तो उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का आंसर होता है। लेकिन एज अ पेशेंट आपका क्या राइट है? कहीं भी कभी भी आपसे कोई ब्लड ड्रॉ कराया जाए, कोई टेस्ट लिया जाए, आप कहीं एयरपोर्ट्स पे हो, कहीं भी बाहर हो, इवन पाकिस्तान के अंदर हो, पेशेंट कंसेंट की बहुत वैल्यू होती है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कंसेंट नहीं समझा जाता ज़रूरी। कोर्स भी तो किया जाता है ना कंसेंट को, कि एक पेशेंट को ये बता दिया जाए कि भाई अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपकी सेहत के साथ ये मसला हो जाएगा, या आप अपने पेशेंट के साथ ये नहीं कराएंगे जो आपके अम्मी, अबू, बहन, भाई कोई भी हो सकते हैं, एंड यू ट्रस्ट द डॉक्टर कि अगर खुदा न खासा नहीं करवाया तो मसला ही ना हो जाए। तो कोर्जन भी तो नजर आती है ना मेरे डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल नज़र आती है। और देखें अब साइंस ही इतनी तरक्की कर चुकी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस हमें और मौका दे रहा है चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल करने का। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको डॉक्टर की कोई बात समझ में नहीं आ रही, एक तो हमारे यहाँ बड़ा गॉड फिनोमेना है कि लोग डॉक्टर से सवाल नहीं करते, लेकिन डॉक्टर से सवाल करें कि अगर आप मुझे ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये टेस्ट प्रिस्क्राइब दे रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सेल्फ
ट्रीटमेंट को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन सेल्फ एजुकेशन ऑन सर्टेन इश्यूज जो आपको समझ नहीं पा रहे, आजकल बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों को बहुत आसान जबान में समझाने के लिए जो शायद एक डॉक्टर नहीं कर रहा। तो थोड़े से वेल रिसर्च्ड, वेल अवेयर होने के लिए खुद भी थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करके जाएं। डॉक्टर गूगल नहीं होता, लेकिन डॉक्टर से पहुंचने से पहले आपको इंटरनेट और जितने भी ये टूल्स अवेलेबल हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं कि आप सही सवाल डॉक्टर से पूछ सकें ताकि आपको सही जवाब मिल सके और आप डॉक्टर को भी एक पुश बैक दे सकें कि मैं भी अपनी सेहत के बारे में कुछ जानता हूँ, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत अवेयर हूँ। जब डॉक्टर्स देते हैं, देखते हैं कि पेशेंट्स अवेयर हैं, तो फिर वो उसी तरह उनको जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जब डॉक्टर के पास जाएं या अपनी सेहत के ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे जाएं तो सुम्मुम बुकमुन बन के ना जाइए, बिल्कुल कान बंद करके और ना जबान बंद करके ना जाइए, सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में जो उन्होंने उठाया ना कि सबसे पहले आपका कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप से जो डॉक्टर कह रहा है अगर वो ब्लड ड्रॉ कर रहा है, आपका खून ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, आप ये सवाल कीजिए उनसे और उसको एक दफ़ा जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का उन्होंने कहा कि गलत बात है, लेकिन एजुकेशन जो है वो आपको करनी चाहिए अपनी और अपने मसाइल के बारे में, चाहे आप डॉक्टर से पूछ लें या आप खुद से रिसर्च कर लें। आई थिंक ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो इन्होंने लिया है। बिल्कुल, ऐसे एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. Alright जी, वेलकम बैक। एंड एज बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, टू गेट यू अप टू स्पीड विद वेयर द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ। हमारे पास इस सदी में ये जो साल गुजर रहा है ये बड़ा मुश्किल साल गुजर रहा है। क्यों? द वर्ल्ड इज़ रिडल्ड विद वॉर्स और इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनका मार्केट्स पे असर पड़ रहा है और मार्केट्स ट्रांसलेट करती हैं डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसको मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ये टाइम बता दिया गया। अच्छा, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर, कोयटा समेत बलूचिस्तान में और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ये फैसला किया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और तमाम तर डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो इन इलाकों के हैं और इन इलाकों के आसपास मौजूदा इलाकों के, इनमें मार्केट्स 9 बजे तक खुली रहेंगी और बाकी अजला में कारोबार जो है वो रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इन मार्केट्स के अलावा अगर आपको बताते चले डिटेल्स में, तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, आपको दवाइयाँ मिलती रहेंगी क्योंकि जो स्टेप उठाया गया है उसमें यह बताया गया कि फार्मेसीज और इमरजेंसी के अंदर यूज होने वाली तमाम ऐसी सर्विसेज जो कि आप तक खबर पहुंचानी ज्यादा जरूरी है वो खुली रहेंगी कि ताकि आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी बेस पे तो वो आपके पास मौजूद रहे। बहरहाल रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की जो जगहें हैं, इस तरह की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी ताकि आप लोगों को खाना भी मिलता रहे। आपने पैनिक नहीं करना, पाकिस्तान इज डूइंग प्रीटी गुड। भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है। दूसरा ये कि मनी मैटर्स का ये सेगमेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है हमारी इकोनॉमी को ये लॉकडाउन, और ये तीसरा लॉकडाउन हम कह सकते हैं अपने एडल्ट लाइफ के अंदर जो मैं देख रही हूँ तकरीबन, या हमारे जितने भी फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं राइट नाउ, चाहे वो कोविड की बात हो, उसके बाद स्मोक की वजह से लॉकडाउन हुआ था, एंड देन दिस इज द थर्ड लॉकडाउन व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ओके जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं मोहम्मद अली AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड के। उनकी तरफ जरा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ये जो फैसला किया गया है कि लॉकडाउन किया जाएगा, 8 बजे तक मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए, 10 बजे तक खाने पीने की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, इससे बिजनेस का नुकसान ज्यादा होगा या फिर बचत ज्यादा हो सकती है कि ये कुछ ना ब्रेक इवन हो पाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जो ये किया जा रहा है? अच्छा देखें, इस स्टोरी में ऐसा है कि इन्होंने बोलेगा 10 बजे तक और 8 बजे तक 2 सेगमेंट्स हैं जिसमें बाजारें और चीजें बंद होंगी, लेकिन बिजली की शायद थोड़ी सी बचत हो, लेकिन रियल में जो गजलर्स है हमारे एनर्जी के इंपोर्ट बिल में जो आते हैं वो ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज है, और बिजली जहाँ सबसे ज्यादा बचती है वो हमने देखा विंटर और समर सीजन के दरमियान जो गैप होता है वो तो एसीज और हैवी मतलब इंडस्ट्रियल एसीज और डोमेस्टिक एसीज होता है। तो रिटेल बाजारों से मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस पड़ेगा, और इन्होंने साफ पता चल रहा है कि कराची को एक्सक्लूड करके कराची वैसे ही इकोनॉमिक हब है और शटिंग डाउन कराची की मार्केट का थोड़ा सा आउटसाइज्ड
नेशनल इम्पैक्ट हो सके, जब जहाँ के हमारी मार्केट्स थोड़ी ज्यादा इनफॉर्मल है। अच्छा, वैसे अभी कराची के बारे में फैसला हुआ नहीं है कि कितने बजे तक मार्केट्स वगैरह हाँ, बंद होंगी, सिंध से देखा जा related रहा नहीं है, एनालाइज किया जा रहा है। अब मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ अगर ऑयल को बचाने के लिए या इस वॉर की वजह से बचत करने के लिए मार्केट्स को जल्दी बंद किया जाता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा या फिर बिजनेसेस को बंद करने का नुकसान ज़्यादा होगा? बिजनेसेस को बंद करने का ज्यादा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, जैसे मैं बता रहा था आपको, काफी बड़ी साइज की है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ज्यादा हैं और डेली वेज वर्कर्स की भी लॉस्ट वेजेस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैसे सदर जैसी शॉप है कराची में, वो रात 12-1 बजे ज्यादा खुलती है और दिन में 12-1 बजे जाके ओपन अप होती है। तो वहां पे मुझे लगता है ज्यादा नुकसान इकोनॉमिक एक्टिविटी का ज्यादा होगा। और जैसे मैंने कहा, इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा 70% का हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, जो ऑयल इंपोर्ट का आता है, इस्तेमाल होता है। तो वहां पे शायद गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन अगेन ट्रांसपोर्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो इस पे शायद इतना नहीं गौर किया गया। आपको लगता है कि बिजनेस कल्चर चेंज करेगा इस सारी चीज़ के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए? इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट कुछ होगा या नहीं? पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, जैसे हमने देखा कोविड के लॉकडाउन, जो काफी सीरियस लॉकडाउन था, वहां पे हमारे करंट अकाउंट काफी साल बाद उस जमाने में सरप्लस में आया था, क्योंकि हमारे इंपोर्ट श्रिंक हो गए थे, ऑयल और बिजली का इस्तेमाल काफी ऑल टाइम लो पे चला गया था। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये दिन के आखिर में है। अच्छा, तो उससे शायद इतना मार्केट की अगर डायरेक्ट बात करें, अब हम मार्केट की तरफ आ जाते हैं, बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। अगर मार्केट की डायरेक्ट बात करें तो हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट मार्केट की दोनों तरफ थी। तो आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैकफुट पे चले गए हैं कुछ अरसे के लिए? हमें मार्केट की मूवमेंट अनश्योर नजर आएगी, अनप्रेडिक्टेबल नजर आएगी, या वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर टाइम्स? क्योंकि एक तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि ख़त्म होने को है जंग, बस ख़त्म हुई, आज हुई, कल हुई, परसों हुई। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट का तो बयान हर दूसरे दिन, मंडे और फ्राइडे के दरमियान चेंज होता रहता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को आई थिंक ये देखना चाहिए कि ऑल टाइम मतलब 2-3 साल के लो के प्राइस टू अर्निंग पे वापस आ गई है मार्केट। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव अगेन हो सकता है कि 50,000 पॉइंट ऑलमोस्ट शेड हुए इस मार्केट से। तो इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ऑयल के ऊपर सारी नजरें, क्योंकि पाकिस्तान का ऑयल की प्राइसेस से काफी लिंक रहता है, तो वहां पे उससे काफी सेंसिटिव हो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं काफी। तो वहां से तो रिस्क लग रहा है। लेकिन हमने देखा जैसे रिकवरी आती है तो काफी विप्लैश इफेक्ट होता है ऊपर का, और काफी तेजी से ऊपर जाती है मार्केट्स। जैसे हमने कोविड के बाद देखा था, या 2 साल पहले जब रिकवरीज आई थी फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन में, वहां भी हुआ था। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे स्टॉक मार्केट की सिचुएशन हम आपसे जानते रहते हैं। वैसे अभी काफ़ी अरसे के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आज अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे जानना चाहूँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब आप हमेशा बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जाना चाहिए, वो सेफ होती हैं। अभी भी आप यही कहेंगे कि ब्लू चिप कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ठीक है, स्पेशली ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूँ तो? ऑयल एंड गैस बिल्कुल ऐसा ही है। ऑयल एंड गैस ही लीड कर रहा था कल के दिन जब मार्केट इंट्राडे में ऊपर थी, तो ऐसा ही है। सेकंड हाफ में इनफैक्ट ऊपर गई थी। ऑयल एंड गैस अभी भी स्ट्रांग है। वैसे फर्टिलाइजर्स और बैंक्स भी बुरे नहीं है। इन सब ने काफी बीटिंग्स ली हैं और इतना मसला नहीं है। ब्लू चिप में ही हमेशा नजर रखनी चाहिए, और पाकिस्तान में हमने देखा ब्लू चिप ही इंडेक्स को चलाते हैं। पास्ट हिस्ट्री भी इनकी बेहतर है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच अली, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए, स्पेशली हमारे इन्वेस्टर्स को, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है जो फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आई एम वेटिंग कि कराची के अंदर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि कराची इज द मुआशी हब, इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, और उसका बंद होना, मार्केट का एक दिन का बंद होना, अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है, और उसका ऑल्टरनेट क्या दिया जाता है फिर गवर्नमेंट। अच्छा, वर्क लाइफ से जब आप फ्री होते हैं, जब आप शाम को अपनी फैमिली को जाके टाइम देते हैं और मार्केट जाने का करते हैं, खरीदो फरोख्त अक्सर उस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाती है। वही टाइम है कि जिस पे मार्केट्स बंद। देखिए ना, वो आपकी भी भाभी का कॉल आती होगी ना यहाँ से जाते हुए कि आते हुए आधा किलो दही ले आना, ठीक है, 5 किलो आटा ले आना, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो ये आपने 8 बजे से पहले जितने भी देखने वाले हैं, और मुजम्मिल आप भी, आपने कर लेना है। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। 5 किलो आटा लेके आऊंगा, आयशा ने मुझे याद करा दिया। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये बड़ा जरूरी है, और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान भी बड़ा कर दिया, चाहे वो मोबाइल फोन की सूरत में हो, टीवी की सूरत में हो, या फिर अगर जितने भी मास कम्युनिकेशन के जितने भी हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं, एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, बहुत आसान कर दिया है। और एक नया ट्रेंड जो आया है पिछले
एक हमें दिहाई के अंदर कहना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन का वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसने एक तरफ तो आसानी कर दी है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी और कुछ हद तक शायद बच्चों के लिए भी, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो कुछ स्टडीज सामने आ रही है ना मुजम्मिल, वो ये बता रही है कि भाई ये तो नुकसान ज़्यादा कर रहा है बच्चों को। अब इसके ऊपर दो तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक वो लोग हैं या एक वो हल्का है जो कहता है कि ऑनलाइन क्लासेस होना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल जाती है कि एक बच्चा अगर यहाँ पर बैठकर बाहर के मुल्क के किसी टीचर से पढ़ना चाहता है तो वो आसानी से पढ़ सकता है, उसको ऑल द वे टू दैट कंट्री नहीं जाना पड़ता। एक तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ बच्चा जिसके इर्द गिर्द उसके फेलो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सामने एक फिजिकली एक टीचर मौजूद है, उस तरह की लर्निंग और एक अपने रूम के अंदर बैठकर एक मोबाइल स्क्रीन के सामने कुछ भी लर्न करना, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है और क्या क्या तब्दीलियाँ कर सकता है। कुछ जो चीज़ें अभी तक देखी गई हैं, नोट की गई हैं, उसके अंदर हमें स्ट्रेस नज़र आता है, बेचैनी नज़र आती है, तन्हाई नज़र आती है, सोशली या कॉग्निटिवली बच्चों के अंदर जो है ना वो डिफरेंस एक फील होता है। अगर हम पहले वाले बच्चों से कि अगर हम लोग ऐसे बच्चों को देखें कि जो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और वाइडर वर्ल्ड से वो इंटरेक्ट नहीं करते, उनके अंदर सोशल एंजाइटी आ जाती है। एट द सेम टाइम स्कूल या फिजिकल क्लास में जाना उन बच्चों को मजबूर करता था कि आपको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको वो सोशल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, उसने ये मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म करके रख दिया। अब इसके असरात के ऊपर ज़रा हमने बात करनी है और फिर इसके नफ्सियाती पहलू पे भी बात करेंगे और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, फजर राबिया पाशा साहब मौजूद हैं। थैंक यू फजर हमें ज्वाइन करने के लिए। so much एंड एट द सेम टाइम माहिर नफ्सियात हैं वजीहा ज़फ़र साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकली हमारे बच्चों को ना ये कैसे मैनिपुलेट कर रहा है या कितना इफेक्ट हो रहा है इसका। थैंक यू वजीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। फजर मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको अपनी तकरीबन हम कह सकते हैं पूरी ज़िंदगी गुजर गई है बच्चों के साथ और एजुकेशन के अंदर, आपने तब्दीली क्या महसूस किया ऑनलाइन एजुकेशन से पहले, फिजिकल क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ना या बच्चों का सीखना, एंड देन जब आप बात करें ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस, दोनों में फ़र्क क्या है और बच्चों पे असरात क्या हुए उसके? अच्छा देखें, आई थिंक सबसे पहले तो एक तो डिफरेंट एज ग्रुप्स की हम बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि द इम्पैक्ट इज़ नॉट सेम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, राइट। अब जैसे मेरी छोटी बेटी वो प्रेप में है, तो अगर वो ऑनलाइन लर्निंग कर रही है, शी कांट डू इट हरसेल्फ, शी कांट सिट, मतलब somebody has to sit with her, उसके साथ बैठ के उसको काम, क्योंकि वरना वो टीचर को वो they can't follow, and it's the same for all the children at that age group. तो उस एज के लिए तो ऑनलाइन लर्निंग को अवेलेबल करना बहुत ही, आप समझें कि इट्स मुश्किल है और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो वर्किंग पेरेंट्स भी होंगे, वो उनके लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू बी देयर। फिर दूसरा हमने ये देखा कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कोविड टाइम्स में हमने देखा कि हमारा मुसलसल ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर हम लोग चले गए थे, तो उसके बाद हमने देखा कि कितना ज़्यादा लर्निंग गैप इंक्रीज़ हो गया, जो सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं था, जबकि बड़े बच्चों में जो आपके 9th-10th ग्रेड के बच्चे हैं, उधर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चे पीछे पुश बैक हो गए। हमने देखा एग्जामिनेशंस में बहुत प्रॉब्लम हुए, रिजल्ट्स हमारे ठीक नहीं आए। वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग आपको वो पूरी लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करती जो एक फ़िज़िकल क्लासरूम में आप टीचर के साथ बैठ के, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेयर्स के साथ बैठ के जो आप सीखते हैं, आप एक डिबेट करते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, तो जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑनलाइन लर्निंग कैन बी गुड इन सम केसेस, जैसे आपने कहा कि अगर आप कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और वो कहीं कोई उसको ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो इंटरनेशनल है, वो कोई इस तरह की जो क्लासेस में जो होता है वो बेहतर होता है, ह्यूमन कनेक्शन के साथ। छोटी एक चीज़ मैं पूछ लूँ फजर से, एक सेकंड व्यूअर्स, आपको इस वक्त फ्लैशर नजर आ रहा होगा, फोन नंबर नजर आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे नीचे कहीं पे आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खुसूसी तौर पे जो मदर्स हमारे प्रोग्राम्स देख रही हैं इस टाइम पे, वो अगर कनेक्ट करना चाहती हैं, अपना कोई सवाल पूछना चाहती हैं, तो जरूर कॉल कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं शो में लाइव। आप लर्निंग की बात करी थी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ वजिया। मैं सिर्फ ये चीज़, लेट्स डिफाइन लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? क्या सिर्फ बुक्स पढ़ना ही लर्निंग है? नहीं। या फिर क्लासरूम के अंदर बैठकर अपने मेरे साथ जो मेरा अगर एक क्लास फेलो बैठा हुआ है, उसके साथ बात करना, ठीक है, उसके साथ बात करना, वो नाराज भी मेरे से हो सकता है, वो मेरी कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, टीचर के साथ जो मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ कि मुझे पता है एक रिस्पेक्ट का फैक्टर होना चाहिए। तो लर्निंग को थोड़ा सा मैं चाहूँगी डिफाइन कीजिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक्स्ट बुक्स। एब्सोल्युटली, और दिस इज समथिंग आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि जब हमारे बच्चे स्कूल्स में आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्योंकि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पे जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली टू
2.6 मिलियन जो है ना वो बाहर है 26.2 26 मिलियन 2 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है ना अराउंड 60 लाख तो बहुत ज़्यादा हमारा नंबर है, उसमें भी हमारी बच्चियाँ पे ज़्यादा है। बाय द वे आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट दैट अगेन। लेकिन जो हमारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं स्पेसिफिकली, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारी लर्निंग गैप्स आते हैं। लर्निंग गैप्स अगेन जैसे आप ये बात कर रहे हो ना कि लर्निंग इज़ नॉट जस्ट लर्निंग टू रीड एंड राइट कि आपने मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं या आपने साइंस पढ़ ली, बट इट्स योर इमोशनल एंड आपकी सारी वो लर्निंग भी है, राइट? उसको हम नहीं डिसरिगार्ड कर सकते, वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब आप एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसने सारा कुछ अपनी एनवायरनमेंट में से सीखना होता है। और बच्चा स्कूल में एक लंबा टाइम गुजारता है, यू नो, बच्चा सुबह 8 बजे बच्चे जाते हैं, 2 बजे आते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ चाइल्ड टू बी इन अ स्कूल एवरी सिंगल डे। तो वो एक सिर्फ सीख नहीं रहे, टीचर्स मेंटोर करती हैं, टीचर्स अच्छे सबक सिखाती हैं, टीचर तरबियत करती हैं बच्चों की, उनको कॉन्फिडेंस उनको सिखाना, उनको कम्युनिकेशन उनकी कैसे होनी चाहिए आपस में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होती है, अगर आप बच्चे जैसे आपस में लड़ाइयाँ होती हैं आप कैसे, ये चीज़ सारे इतने इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं जो आप जब जैसे आप बड़े हो रहे होते हो ना, और जब आप बड़े हो के आपने पढ़ाई ख़त्म कर ली, आपने काम शुरू कर दिया, ये इतने ज़रूरी स्किल्स हैं जिनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप एक एनवायरनमेंट में अपने कॉलीग्स के साथ। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है लाहौर से, नवीद भट्ट साहब। सबसे पहले तो नवीद भट्ट साहब सर सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने कॉल किया, मैं ज्वाइन किया। और हमारे पास इस टाइम पे माहिर नफ्सियात भी मौजूद हैं, एक अदर जो बच्चों की साइकोलॉजी की तरफ से आ रही हैं लेके पर्सपेक्टिव अपना, उनसे भी हमने बात सवालात करने शुरू करने हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, आपका क्या सवाल है या आपका क्या कमेंट है इस बारे में कि ऑनलाइन जो है एजुकेशन वो ठीक है, नहीं है, होनी चाहिए या फिजिकल होनी चाहिए एजुकेशन? वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको और आयशा को और आपकी हम टीम की सारी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने एहसन तरीके के साथ आप लोग प्रोग्राम पेश करते हैं, और आपका जो अंदाज है और जो जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं सवाल करना चाहता हूँ, देखें जो फिजिकल तालीम है उससे दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, इंट्रोडक्शन हमारा इतना दूर तक चलता है कि हमारे जिंदगी के आखिरी हिस्से तक हमें यादों के साथ वो बातें, वो स्कूल, वो चीजें याद रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन तो एक फॉर्मेलिटी है, अकेला बंदा अकेला बैठा है, उसका ध्यान इतना नहीं होता, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं होती जितनी कि फिजिकल टीचर्स एक माँ का रोल अदा करती हैं। हमें ये बताया गया था कि जो असाज़ हैं वो रूहानी माँ बाप हैं, ठीक है, हम उससे भी महरूम हो जाएंगे, हमारे बच्चे उससे भी महरूम हो जाएंगे। जो रूहानी ममता का प्यार है, जो शफकत है, जो टीचर्स की नजर होती है बच्चों के ऊपर कि ये बच्चे को मैंने किस तरह मोटिवेट। ठीक हो गया भट्ट साहब, ये नहीं कि आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे पास स्कूल्स हैं और जो जगहें हैं, जो हमारे पास दरसगाहें हैं, वहाँ पे बच्चों का होना असातिज़ा के साथ ज़रूरी है। अब मैं जानना चाहता हूँ, जो हमारे पास मिस वजीहा मौजूद है, उनके पास ये आपका कॉमेंट लेके, मैम क्या हमारे पास ये जो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा है कि एक अदद एस्पेक्ट है जिसके अंदर बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है, इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन नेगेटिव चीज़ है, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अकेला टाइम इंसान को पॉन्डर करने का, थिंक करने का, ज़हनी तौर पे बेहतर तरीके से डेवलप करने का भी मौका फराहम करता है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? टोटली लाइक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ऐड करूंगी, राइट? कोई लाइक जनरल बात नहीं करूंगी। साइकोलॉजी में कहा जाता है जब इंसान लर्निंग करता है वो विजुअल लर्निंग भी हो रही होती है, राइट? सेंसरी लर्निंग उसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ऑनलाइन आपका प्रोग्राम लिया तो मैंने अपने ही जोन में लिया, बात की और ख़त्म हो गया। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर रही हूँ, कनेक्शंस एब्जॉर्ब कर रही हूँ, राइट? सो मेरी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, राइट? सो ये वो एनर्जीज हैं जो हमारी लर्निंग में हेल्प करती हैं। लेकिन होता क्या है जब हम ऑनलाइन करते हैं वो ब्लॉक हो जाती है। अब उसमें क्या है कि वो एक स्पेसिफिक पार्ट आपके जहन में जाता है, कुछ लोग सुन के बड़ा अच्छा अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लोग देख के अच्छा अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं होता तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। इट्स नॉट अबाउट सोशल एंजाइटी ओनली, इट्स अबाउट लर्निंग, डीप लर्निंग। कुछ लोग अपनी मेमोरी स्कूल की रिकॉल करते हैं आवाज़ों से,
कुछ लोग विजुअल रिकॉल करते हैं। हम जब थेरेपी करते हैं ना, तो जब हम पास्ट में जाते हैं तो कुछ लोगों को सिर्फ आवाज़ें याद होती हैं, कुछ लोगों को सिर्फ खुशबू याद होती है। खुशबू याद होती है। हाँ, हमें अपने बचपन के किसी घर की खुशबू याद होगी, ठीक है। सो जब आपकी ये सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी लर्निंग ब्लॉक होती है और उसमें सिर्फ उतनी ही लर्निंग आती है जो कंफर्ट जोन में जितनी आ सकती है। फिर जब आप प्रैक्टिकल देखिए, हम लर्निंग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं अपने आप को। फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो किसी इस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम जब थिएटर रूम में गए तो हमारे हाथ कांपने लगे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। सो इवन कितने मसल मेमोरी नहीं बनी होती आपकी। आपने कनेक्शंस नहीं बनाए अपने, आपने उस स्पेस में कोएग्जिस्ट नहीं किया। अच्छा, इंसानों के जब आप मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स के साथ सराउंडेड हैं एक जगह पे, तो आपको ऑपोजिशन भी फेस करनी पड़ेगी, इंटिमिडेशन भी फेस करनी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग आएगी, बिल्कुल। और ब्रेन के वो पार्ट एक्टिव होंगे जो कभी भी ऑनलाइन में नहीं हो सकते। और इसमें हम इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एज ग्रुप मैटर करता है। अगर आपने एक सर्टेन एज तक ली है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लाइक अपनी काफ़ी सारी एजुकेशन लाइक इन पर्सन ही ली है, लेकिन एकदम मुझे ऑनलाइन पे आना, तो मेरे माइंड को वो आइडिया है। लेकिन अगर बचपन से हम देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाइक कई दफ़ा मुझे पेरेंट्स बताते हैं उन्होंने कोई और ऐप खोली होती है, और अगर पेरेंट्स साथ बैठे हैं, आपको पता है स्क्रीन, हमारा जो स्क्रीन का फोकस है वो लिमिटेड है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, आप मुझे घंटा बैठा लें, या बच्चे को भी वो फोकस कहीं ना कहीं कर सकता है। टीचर्स को भी टेक्निक्स बताऊंगी। आपने कितनी अच्छी बात की है, मैं उसके ऊपर आना चाहूंगी कि आपके ना स्क्रीन के ऊपर आपका एक्सपीरियंस ब्लॉक हो गया। वो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ आजकल, एंशियस जनरेशन के नाम से, जॉनथन हाइट। वो ये कहता है कि जब आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं बच्चा, या उस पर चाहे लर्न भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो आपकी वो एक एक्सपीरियंस ब्लॉकर के तौर पर काम करेगी। आपकी सेंसेस जो है ना वो इंटरैक्ट नहीं करी है। एट द सेम टाइम बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए लर्न करने के लिए। और आप जो बात कर रहे थे कि ये इतना वक्त बड़ा जरूरी है, मैं सिर्फ एक चीज करना चाहूंगी मेंशन, कि ना अपने आप के साथ वक्त स्पेंड करना जरूरी है। अपने आप के साथ वक्त मेरे ख्याल से एक सर्टेन लेवल के बाद स्पेंड करना जरूरी है। बच्चों को तो यू नो वो चाहिए, माहौल चाहिए, कनेक्शन चाहिए। दुरुस्त है कि यू नीड योर टाइम टू पॉन्डर, टू थिंक, बट नॉट व्हेन यू लर्निंग। यस, तो वो आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, वो हर बच्चे को मिलना चाहिए। आई थिंक मेरी बेटी 2.5 साल की है, तो वो इस एज पे भी साइंस शो करती है मी टाइम के, खेलेगी, इंटरैक्ट करेगी, लेकिन फिर एक उसका होता है कि डोंट टच मी वाला। प्यार भी करने जाओ ना तो वो स्पेस मांगती है अपना, कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं यहाँ से ऑफ हूँ, ठीक है, वो उसका रिचार्ज होने का टाइम है। मैं ऐड करूंगी कि उसमें क्या है, जब आप साथ बैठते हैं, आपको डिफरेंट आइडियाज हैंडल करने का भी तरीका आता है। आपको डिफरेंट आइडियाज को ग्रास्प करने का, उन आइडियाज को अब्सॉर्ब करने का तरीका आता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन हैं और आप मतलब टोटली आपका फोकस जो है उस स्क्रीन के ऊपर है, तो देखिए टीचर्स भी सारे लोगों को ऑनलाइन नहीं कैटर कर सकती, राइट, जो आप इन पर्सन कर सकते हैं। उसमें फिर आपको सिर्फ आप अपनी थॉट्स में अब्सॉर्ब कर जाते हैं। अच्छा वजिया, मैं पार्ट पढ़ा हूँ ओनली फॉर बॉयज, पार्ट पढ़ा हूँ कोएड, राइट, और मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि बिहेवियरिज्म्स में बड़ा डिफरेंस है। जब बच्चे मैम फजर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, या ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, आई थिंक वो एस्पेक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, वो एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग योर स्पेस, नोइंग द बाउंड्रीज, रीडिंग द लाइंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने इतनी ज़रूरी बात की, क्योंकि मैं आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ठीक है, मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एरियाज़ हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते कि नहीं जी बच्ची जाएगी तो सिर्फ वो, अगर इवन प्राइमरी लेवल पे, कि वो सिर्फ गर्ल्स ओनली इन्वायरमेंट पे जाएगी। लेकिन बच्चियों का लड़कों के साथ पढ़ना इतना ज़रूरी है टू ग्रो अप इन इन्वायरमेंट जहाँ पे ख़वातीन बाहर निकल के कॉन्फिडेंटली काम कर सके। उनको पता हो कि अपने मेल कॉलिग्स के साथ उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, और मेल कॉलिग्स को पता हो कि उनको ख़वातीन के साथ कैसे। अगर आपने काम नहीं भी करना है तो ये दुनिया वो नहीं है कि सिर्फ खवातीन एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर मर्द हजरात भी हैं। आपको कल को अपने ससुराल में जाएंगे तो वहाँ पर रिश्ते ऐसे होंगे, उनके साथ आपको कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। हल क्या है, मैं चाहूंगी कि एक एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन एक माहिर नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे क्या एक इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसमें, क्योंकि हम देखें पीछे भी नहीं रहना चाहते ना दुनिया के साथ, हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी सेवी भी हो, हमारे बच्चे उनको इस्तेमाल करना भी आता हो। फिजिकल और उसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन दोनों को मिलाकर अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, क्या वो बेहतर है या फिर सिर्फ फिजिकली होना ज़्यादा बेहतर है? एक लाइव कॉलर मैं ले लूँ आपकी इजाज़त से। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या कहेंगे आप? नसरीन अख्तर साहिबा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, प्लीज़। मैं समझती हूँ कि अगर मैं फिर अगेन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी कि देखिए बच्चों को डिजिटल स्किल्स आने चाहिए। डिजिटल इंक्लूजन फॉर गर्ल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग हो कि आप घर से बैठ के कर रहे हैं।
आप क्लासरूम में, अच्छा मैं एक थोड़े से बल्कि एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। अराउंड 10 years ago ना आई वेंट टू जर्मनी ऑन अ एजुकेशन का प्रोग्राम जिसमें वी वर लर्निंग अबाउट बेस्ट मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, और उसमें एक उन्होंने स्कूल सेटअप किया विच दे सेटअप एज अ मॉडल स्कूल, जिसमें उन्होंने शुरू किया कि वो, और ये बहुत मतलब ये जब पाकिस्तान में एडटेक के ट्रेंड आने से पहले कि उन्होंने बिल्कुल दे वेंट कि क्लासरूम्स में क्लासेस हो रही हैं पर बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, राइट, एंड देन दे हैड टू स्विच बैक बिकॉज द चिल्ड्रन डिडंट वांट टू स्टडी online, they wanted the same classroom environment, they wanted the books, they wanted connections and they wanted the teacher to talk to them. तो वो आप समझे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपनी टेक्नोलॉजी पे, सारी इंटरवेंशन पे, और हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट दे हैड टू स्विच बैक, सो दे स्टिल हैड सम आप समझे कि इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, और वही मॉडल हमें पाकिस्तान में लाना चाहिए। हमें पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान में बहुत सारे तालीम के मसाइल हैं, जैसे आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें वो एक मसला है, लेकिन अगर हम अपने दूर दराज के इलाकों में चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, बटीरा सिंध चले जाएँ, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे टीचर्स ही मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की फिर भी आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते। मिडिल की टीचर्स आपको नहीं मिलते, हाई स्कूल के टीचर्स आपको नहीं मिलते, एंड टीचर देन अगर हैं भी तो वो ट्रेंड नहीं है, वो नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि वो प्राइमरी के भी जो मिलते हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी पुअर हमारे स्कूल्स में। तो उस सिचुएशन में मैं अपने पर्सनल माय ओपिनियन इस कि हमारे पास इस तरह के हमें मैकेनिज्म्स चाहिए उन इलाकों में जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा इंगेजिंग, लास्ट लेग ऑफ द सेगमेंट राइट नाउ, बहुत शॉर्ट टाइम है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, मैं वजीहा आपका इस पे लेना चाहूँगा एस्पेक्ट। मुझे स्कूल में कुछ टीचर्स थे मेरे बहुत फेवरेट थे, कुछ थे जो बिल्कुल फेवरेट नहीं थे। हमारे पास सेकंड्स में टाइम है, हमने कीप इट शॉर्ट, और वो ये है कि टीचर्स के लिए कितना ज़रूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी वर्कशॉप्स का हर 6 महीने बाद एक रिफ्रेशर कोर्स लेना, बिकॉज समटाइम्स दे गेट ओवरवेल्म्ड और जुल्म होता है हम बच्चों पे। अगर हम साइकोलॉजी को समझते हैं ना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमारी बेसिक है, तो साइकोलॉजी जो है वो भी बेसिक है। अगर हम इतना पॉइंट समझ लें कि हम सबको थेरेपी की ज़रूरत है तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी, हम साइकोलॉजिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि बस अब जब दूसरे लोग तंग आ गए, बहुत लाइक होनी चाहिए वर्कशॉप। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, मैं कोचेस ऐड करूँगी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी ट्रेन होने चाहिए। हमारे स्कूल्स में सिर्फ काउंसलर हैं, ठीक है, ट्रेन स्कूल काउंसलर का वर्ड है, बट साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर नहीं है जो उनको थेरेपीज में ग्रिप हो। कुछ लोग मास्टर्स लेट मी टेल यू वन थिंग, जहाँ से हम पढ़े वहाँ पे तो काउंसलर्स भी नहीं होते थे, हम तो बस टीचर्स के रैमो करम पर होते थे। It was lovely having this conversation with the both of you. Thank you for your input and thank you for yours as well. Thank you. मेरी सोशल स्टडीज की टीचर के लिए मैडम आपने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था। इसी के साथ हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और जब वापस आएंगे तो अपने सेगमेंट्स कंटिन्यू करेंगे। लवली लेडीज एंड लवली टॉकिंग टू देम एज वेल। चले आयशा ब्रेक पे, मुलाकात होती है दूसरी तरफ। Stay with us. जी वेलकम बैक। और टाइम ज़ाया किए बगैर जाना है सीधा PSL की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि है वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच गया है, और क्योंकि इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, मेगा इवेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, और इसी के साथ आपको देनी है एक अदद अपडेट ये है कि मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस रावलपिंडीज के अंदर मुल्तान सुल्तान्स जीत गया 7 विकेटों के साथ। मैच की समरी है कि रावलपिंडीज जो थे वो 182 फॉर 2, 8 विकेट्स के ऊपर 20 ओवर्स में पहुंचे। मुल्तान सुल्तान ने 186 पे 316.2 ओवर्स पे कर लिया। इसी के साथ की परफॉर्मेंस निकले साहिबजादा फरहान जिन्होंने 68 किए 38 बॉल्स पे, जॉश फिलिप ने 56 किए 30 बॉल्स पे, और फैसल अकरम ने की 4 विकेट्स, और इसी के साथ उनको बनाया गया प्लेयर ऑफ द मैच। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये इलेक्ट्रिक न्यूज़ नहीं है? इलेक्ट्रिक न्यूज़ ये हम डॉक्टर नुमान नियाज से ना पूछने, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है वो टेबल के ऊपर सबसे ऊपर मौजूद है। इस वक्त सिर्फ एक मैच वो आ रहे हैं 8 पॉइंट्स के साथ। डॉक्टर नुमान, आप अग्री कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक न्यूज़ है ये मुल्तान सुल्तान के लिए? इसका जो हमें फ्यूचर है, जब PSL शुरू नहीं हुआ था तो बड़ा तजब्जुब का शिकार लग रहा था, बट इस वक्त टॉप पर मौजूद है मुल्तान सुल्तान। इलेक्ट्रिक न्यूज़ तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन आई पर्सनली फील कि मुल्तान सुल्तान से एक नॉट ओनली कि एक अच्छी टीम उभर के सामने आई है, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, प्लस उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ टैलेंट नजर आता है। लेकिन अभी मैं एक चीज से इख्तलाफ करूंगा, अभी आप लोगों ने ये बोला कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 7 विकेटों से जीता, नहीं, विंडीज जो है वो 7 विकेटों से हारा।
बिकॉज विंडीज की स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन नजर आ रही है। अगर आप उनकी टीम देखें तो वो जब इनने सिलेक्ट की थी तो ऑन पेपर आपको काफी इंप्रेसिव लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मोहम्मद रिजवान है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट नजर आ रहे हैं और एक लाइबिलिटी बने हुए हैं, और फिर उनकी इतनी एक्सेंट्रिसिटी और स्टबर्ननेस है कि वो ओपन कर ही जा रहे हैं डिस्पाइट अ सीक्वेंस ऑफ फेलियर्स। और ये जो T20 क्रिकेट होती है इसमें पावर प्ले में आप मैक्सिमाइज करते हैं अपने रन्स को और लॉन्च करते हैं ताकि आप मैच को कंट्रोल में रखें। रिजवान यानी कि आपके मुताबिक ये लोड शेडिंग वाली न्यूज़ है, इलेक्ट्रिक तो दूसरी तरफ से होगी। यस क्या बात अच्छा, है। ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्शन की आप बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा जरा हम रहें। ये सिर्फ आपको रिजवान या कैप्टन की तरफ से ही नजर आ रहा है या फिर टीम मैनेजमेंट भी कसूरवार है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। फिर यासिर खान जो है वो ऐसे ही खेलते हैं, एक इनिंग्स खेली बाकी एक सीक्वेंस ऑफ फेलियर है। बेंच पे उस्मान ख्वाजा बैठे हुए हैं जिनकी 3 T20 100s हैं, और उस्मान ख्वाजा इज अ नेम एंड अ प्लेयर जो कि इन कंडीशंस में सूटेड है। फिर कमरान गुलाम की जो बैटिंग का मेथड है वो नंबर 3 पे खेलते नहीं। तो जब आप पहले 3 पावर प्ले में इस किस्म के प्लेयर्स खिला देंगे, और अब्दुल्ला फजल एक सिजलिंग टैलेंट है जो कि रेड बॉल से शुरू हुआ, उसने T20 अभी नेशनल टूर्नामेंट था 173 का स्ट्राइक रेट था, 200 की एवरेज थी, वो आउट ही नहीं हुआ। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और वो ऊपर खेलता है, या ओपन करता है या नंबर 3 पे खेलता है। अब इन हमाकतों की वजह से डैरल मिचेल और सैम बिलिंग्स जो कि आपकी कोर है मिडल ऑर्डर की, वो नीचे आ गए। फिर ये डायन फॉरेस्टर और नीचे आ गए। अब अनफॉर्चुनेटली कल इन्होंने अब्दुल्ला फजल को 4 पे खिलाया, वो ना 3 में था ना 13 में था, जो उसकी आइडियल पोजीशन है उस पे खिलाते। अब आप कर क्या रहे हैं, जो आपका वीकर लिंक है उसको आप सस्टेन कर रहे हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ थी मिडल ऑर्डर की कोर उसको आपने हिला दिया। फिर आपके पास बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और नसीम शाह इंजर्ड हो गए। फिर इनके पास जो है ये कल जो स्पिनर खेल रहे थे अफरीदी, ये अनफॉर्चुनेटली इनको शियाटिका हुआ था, ये फुली फिट नहीं है। मोहम्मद आमिर खान इज टू न्यू, ऑल ओवर द प्लेस बॉलिंग कर रहे थे। आमिर ऑफ कलर लगे और ग्रेजुअली डिक्लाइन पे लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इनके जो पास जब स्पेशली जब भी बात की जाती है मैच के ख़त्म होने के बाद, जो भी प्रेजेंटर वहाँ पर मौजूद होता है, तो क्या ये हमारे खिलाड़ी जो है रटे रटाए जुमले उन्होंने याद किए हुए होते हैं कि जाकर ये बोलना है कि हाँ भाई हम और मेहनत करेंगे, बॉयज़ आर प्लेइंग हार्ड, बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड, हम और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इनको इस चीज़ का खुद भी इदराक होता है कि हमने वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली इदराक होना चाहिए, क्योंकि देखें टीम का हारना कोई इशू नहीं होता। अगर आप बेस्ट 11 खिलाएं, आप बेस्ट एग्जीक्यूट करें और आप सारे मैच हार जाएं, दैट्स नॉट एन इशू, बट आपकी कोई अप्रोच तो नजर आनी चाहिए ना, कोई रिकंसिलिएटरी अप्रोच नजर आए, कोई आपकी आप अप्रोच को चेंज तो करें ना। अगर आप चेंज ही नहीं करेंगे तो मतलब अगर आपने जाना पेशावर है, चल लाहौर की तरफ पड़े हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन। अभी आपने बात की थी इनकी मैनेजमेंट की, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। बॉलिंग में कोर्टनी वॉल्श हैं, इंजमामुल हक इनके प्रेसिडेंट हैं, जस्टिन कैंप इनके हेड कोच हैं, इनके पास ये है अपना बहुत ही अच्छा वो है शाहिद असलम है इनके पास, अब्दुल रहमान है इनके पास। लेकिन अब होता क्या है, ये सारी पर्सनालिटीज सवाए इंजमाम के, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, वो तो प्रेसिडेंट है इसके, बाकी जो है वो थॉरली जेंटलमैन है। और रिजवान एक बहुत ही स्टेबन किस्म का, हेड स्ट्रॉन्ग किस्म का कैप्टन है। सो क्या ये प्रवेल नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये नहीं मैं मान सकता, अगर हम लोग असेस कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं असेस कर पा रहे? तो ये सेल्फ, अब जैसे हैदराबाद किंग्समैन है ना, उनके पास स्टॉक नजर नहीं आ रहा, उनके पास प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, उनका कप्तान इररिलेवेंट है T20 क्रिकेट से, तो उन पे हम इतनी तनकीद नहीं कर पाएंगे कि उनकी सिलेक्शन ही ऑक्शन में कोई अजीबोगरीब हुई। अच्छा, मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा क्रेडिट तो दे देना, वो तो अच्छा खेल रहे हैं। साहिबजादा सुल्तान ने अच्छा खेला है, जॉर्ज फिलिप ने भी अच्छा खेला है। नहीं, अब उसमें जॉर्ज फिलिप पे आ जाएंगे, साहिबजादा फरहान पे। अब साहिबजादा फरहान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो इस वक्त पर्पल पैच के साथ है और ब्रिलियंट एवोल्यूशन है उसकी, और वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, और जिस फॉर्म में वो है वो सोते हुए भी छक्के मारेगा। सो अब आप क्या उसके सामने कंसीड करेंगे? उसको रोक तो आप सकते नहीं, तो आप उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या किसी ने पीछे गेंद करने की कोशिश की? क्या किसी ने जो है उसको स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा सा वो फंसता है, उसको आपने परसिस्टेंट दोनों तरफ से स्लो लेफ्ट आर्म लगाए, पिंडीज के पास 2 थे कल, दोनों लगा देते। एंड देन ऑफ कोर्स एक जो और
इंटरेस्टिंग चीज है, वो मिडल और लेग पे उसकी प्रॉब्लम्स आते हैं। आप उसकी कंफर्ट जोन में जोन बॉलिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का टैलेंट है। और जिस तरह वो इवॉल्व होके आया है, उसने तो अपने तमाम नकातों को जो है वो शरब कॉल दी है। द वे ही हैज बीन बैटिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी आप जॉर्ज फिलिप की बात करें, उसने 2 गेंदें रोकी हैं 2 में 3 मैचेस बैटिंग, तो नजर आ गया था कि व्हाट अ पिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टी टैलेंट का वो T20 का वो प्लेयर लगता है। सो अगेन उनके जो है टॉप 3 वो फायर कर रहे हैं और आपके जो टॉप 3 हैं वो लाइबिलिटी बने। सितारे जो है ना मुल्तान सुल्तान के हक में नजर आ रहे हैं। डे है इंशाल्लाह ताला, अगले मैच पे आके तो दोबारा से पूछेंगे कि लोड शेडिंग है या फिर हमारे पास जो है ये बहरान खत्म हो चुका है। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई लव द वे यू लाफ एट थिंग्स यार, मुझे बहुत मजा आता है आपकी हंसी मजेदार सी सुन के। अल्लाह पाक सलामत रखे। ऑलराइट सो व्यूअर्स, इसी के साथ टाइम हुआ जाता है खत्म। आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान को दीजिएगा इजाजत। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों कंटेंट्स मौजूद है। Do visit, leave a comment and tell us what you would like to see, and if you have stories, connect with our team and they will make sure that they touch you back. इसी के साथ कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज़। सेम टाइम सेम चैनल, कल फिर होगी मुलाकात।